Assalamualaikum. Welcome back to my channel again. That is English with Maruf. I hope you people are doing very well, and I'm also fine. So let's start our today's lecture. That is about the theory of feminism. In literature, we can say in literary theory. ठीक है, फेमिनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट theory है और हम ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट theories. ठीक है, जिन राइटर्स ने फीमेल के बारे में लिखना स्टार्ट किया या फिर जिन फीमेल राइटर ने लिटरेचर में अपनी राइटिंग को स्टार्ट किया, तब से ही फेमिनिज्म का स्टार्ट कहा जाता है. ठीक है, तो ये काफ़ी ओल्ड थेरी है. ये अलग बात है कि इस पे वर्क जो है वो 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में. ठीक है, पहली वीडियोस काफ़ी शॉर्ट हो गई हैं, आज ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई क्योंकि हमने इसमें देखना है एक कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म इन लिटरेचर. तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से. ओके, तो आपने ध्यान से वीडियो को सुनना है और जो मेन पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं और फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. फेमिनिज्म इज अ रेंज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट एंड आइडियोलॉजीज दैट एम टू डिफाइन एंड एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल. पॉलिटिकल सबसे पहले किस पे कहा गया? पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिकल और फिर पर्सनल एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ वुमेन. ठीक है, फेमिनिज्म हमें पता है कि फेमिनिज्म का मतलब है वुमेन से रिलेटेड कुछ भी. ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसमें कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. किसके इक्वल? मैन के इक्वल इन द सोसाइटी. पॉलिटिक बेस पे भी, इकोनॉमिक बेस पे भी और पर्सनल भी और सोशल भी. ठीक है, इट्स नॉट अगेंस्ट पेट्रार्की. तो एक अक्सर कहा जाता है कि जो फेमिनिज्म है वो पेट्रार्की के अगेंस्ट है. ठीक है, पेट्रार्की क्या है? एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो मेल है वो डोमिनेंट होता है, सुपीरियर रैंक मेल को दिया जाता है और वेमेन को इंफीरियर समझा जाता है. ठीक है, उसे कहते हैं पेट्रार्की. लेकिन इसमें कहा गया है इट्स नॉट अगेंस्ट पेट्रार्की. ठीक है, फेमिनिज्म ये नहीं कह रहा कि पेट्रार्की को खत्म कर दिया जाए, बट ओनली आस्क फॉर इक्वल एंड जनरल राइट्स फॉर वुमेन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी की वुमेन के लिए बस इक्वल राइट्स इसमें वो कहा जाता है, उनकी डिमांड की जाती है. चार्ल्स फॉरियर. ठीक है, चार्ल्स फॉरियर अ यूटोपियन सोशलिस्ट एंड फ्रेंच फिलोसोफर. ठीक है, ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं. इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी फेमिनिज्म. ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में सबसे पहले उन्होंने ये फेमिनिज्म जो है इस वर्ड को कॉइन किया 1837 में. ठीक है, और फेमिनिज्म का लैटिन में मीनिंग क्या है? इसका मतलब है द वुमन. ठीक है, कि औरत, जिसका मतलब ही औरत है, तो उसके फेमिनिज्म की थ्योरी में वुमेन के राइट्स के लिए बात की जाती है. ही स्पोक्स ऑफ वुमेन एज इंडिविजुअल. तो चार्ल्स फॉरियर क्या कहता है कि जो औरतें हैं वो एक पर्सनैलिटी है, एक सेपरेट पर्सनैलिटी है, नॉट एज अ हाफ ऑफ द ह्यूमन कपल. ये नहीं कि मेल के जो अंडर काम किया जाता है वो वुमेन करती हैं, वो कोई सबऑर्डिनेट पार्ट नहीं है सोसाइटी का, बल्कि वो एक इंडिविजुअल हैं जो सोसाइटी में अपना रोल प्ले करती हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट है द प्राइमरी गोल ऑफ फेमिनिज्म इज टू चैलेंज एंड डिसमेंटल द सिस्टमैटिक ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अब गोल क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है फेमिनिज्म का? उसका ये है कि डिसमेंटल, खत्म कर देना किसे? सिस्टमैटिक ऑपरेशन, एक जुल्म को और एक डिस्क्रिमिनेशन को, जो डिफरेंस किया जाता है एक मेल में और एक फीमेल में, जहाँ पे कहा जाता है कि जो मैन है वो सुपीरियर है और जो वुमेन है वो लो है. ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस फर्क को ख़त्म करना, ये इसका मकसद है. एंड मार्जिनलाइज्ड जेंडर ग्रुप्स फेस इन सोसाइटी. और वो ग्रुप्स जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है, जिनको सप्रेस किया जाता है सोसाइटी में, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स. ठीक है, तो उनके बारे में भी फेमिनिज्म में बात की जाती है. अब फेमिनिज्म की ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, और इसका थोड़ा ओरिजिन कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ. लेकिन अब देखते हैं कि इसकी 3 बेसिक वेव्स हैं. अगर आपको पेपर में आ जाए फेमिनिज्म की थ्योरी है ऐसा भी कुछ, तो आप ये सब मिला के उसमें लिख सकते हैं. तो वेव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि इस वेव में ये स्टार्ट हुआ, इसमें एजुकेशन, सेकंड में एजुकेशन या थर्ड में, इस तरह ये पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं. लेकिन मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे ना पॉइंट्स वेबसाइट से चेक करके जो ज़्यादा मोस्टली बताए गए थे ना वो लिखे हैं. ठीक है, तो अगर हम बुक्स पढ़ते हैं डिफरेंट राइटर्स की, तब हमें आइडिया होता है कि फर्स्ट वेव में कौन सा रूल, कौन से राइट के लिए कहा गया, सेकंड में कौन से राइट के लिए कहा गया और थर्ड में. ठीक है, लेकिन अगर हमने एक जनरल एज अ थ्योरी करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो जो मैंने लिखा है वो इनफ है. ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक भी है कि कहाँ पे किस वेव में कौन से राइट के बारे में बात की गई. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. जो फेमिनिज्म की 3 वेव्स हैं, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 वेव्स. ठीक है, 3 बेसिक वेव्स हैं जिसमें इनको डिवाइड किया गया है. यहाँ पे आएगा डॉट.
each wave dealt with different aspect of the same feminist issues, ठीक है। हर वेव में डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात की जाती है एक ही फेमिनिज्म की थेरी के, ठीक है। जो भी फेमिनिज्म के इशू हैं डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वेव, ठीक है। फर्स्ट वेव कौन सी है? द फर्स्ट वेव कंप्राइज वुमेन्स सफरेज मूवमेंट ऑफ द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। जो हमारी फर्स्ट वेव है वो 1890 से 1960s तक जाती है, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की मूवमेंट है, जो कि किसके लिए थी? वुमेन सफरेज मूवमेंट। कि इसका मतलब क्या है कि वुमेन को वोट के लिए वोट का राइट दिया जाए। पहले क्या था कि बस जो मेल थे, जो मैन था, वो वोट कास्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग इस मूवमेंट में वुमेन को भी वोट का राइट दिया गया, उनके राइट के लिए डिमांड की गई, ठीक है। प्रमोटिंग वुमेन्स राइट टू वोट, ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख भी दिया है कि वुमेन को वोट का राइट होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिबरल फेमिनिज्म, इसे लिबरल फेमिनिज्म भी कहा जाता है, मतलब आज़ादी देना, फ्रीडम देना किसे? फीमेल को इन सोसाइटी। इट स्टार्टेड बिफोर द 1960s विद मेजर लिटरेरी वर्क, ठीक है। 1960s मैंने आपको कहा है कि 1960s तक ये जाती है, 1819 से स्टार्ट होके। तो उससे पहले एक मेजर वर्क लिखा था किसने? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792, ठीक है। 1792 में इन्होंने अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था आ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, in which he emphasized why can women not be equal to men, why should women is excluded from civil and political employment। इसमें उन्होंने किस बात पे फोकस किया कि वुमेन को मैन के इक्वल क्यों नहीं समझा जाता और वुमेन को सिविल यानी कि पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट या फिर पॉलिटिक्स में वोट का राइट क्यों नहीं है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। मैं आपको एक मेन पॉइंट यहाँ पे बता दूं, जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज हुई होती है ना, उन पे भी फोकस किया करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे बी के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की? एक्सक्लूडेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ओके, सो सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो बेल भी तो अंदर आ ही जाती है ना, सेलफोन इज आवर पार्ट ऑफ लाइफ, बल्कि आजकल तो सेलफोन एक लाइफ ही बन गया है, ठीक है। तो मैं आप क्या बता रही थी कि बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इस पे भी ध्यान दिया करें। बस ये नहीं कि रट्टा लगाया और पढ़ लिया, ठीक है। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा करें, ठीक है। तो इनके राइट्स के बारे में बात की गई थी। बेसिकली जो फर्स्ट इसकी वेव है ना फेमिनिज्म की, ये स्टार्ट हुई थी 1848 में सिनिका फॉल्स कन्वेंशन में। मैंने हर पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा, कुछ पॉइंट मैं आपको वैसे ही बोल के बता रही हूँ। सिनिका फॉल्स कन्वेंशन एक प्रोटेस्ट था जिसमें औरतों ने प्रोटेस्ट किया था कि वुमेन को राइट मिलना चाहिए। कौन सा राइट? वोट का राइट, ठीक है। ये यूएस में हुआ था जुलाई में 1848 में, ठीक है। तो ये कन्वेंशन थी, एक प्रोटेस्ट था जिसमें वुमेन के राइट के बारे में बात की गई थी। कौन से राइट के बारे में? वोट के, ठीक है, कि वोट कास्ट करने का राइट वुमेन को मिलना चाहिए, ठीक है। मैं एक पॉइंट को रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपके माइंड में वो पॉइंट बैठ जाए, ठीक है, और वरना मुझे कोई शौक नहीं है पॉइंट को बार बार बोलने का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाले इसके पॉइंट्स आ जाते हैं। साइमन डी बोर, ठीक है, ये एक फ्रेंच राइटर है। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, फ्रेंच डी बोर, फेमिनिज्म का जो फर्स्ट ये वर्ड था ना, ये भी फ्रेंच में आया था, क्योंकि ये भी एक फ्रेंच राइटर है। हम कहते हैं सिमन डी बोर, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है द सेकंड सेक्स 1949 में ये बुक आई थी। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसमें उन्होंने वुमेन के राइट के बारे में बात की कि जो वुमेन है वो इन्फीरियर नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वन इज नॉट बोर्न अ वुमेन बट रादर बिकम्स, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी औरत पैदा नहीं होता बल्कि उसे औरत बना दिया जाता है। उन्होंने इस बुक में अपने एक जो नॉर्म्स है, हमारी सोशल ट्रेडिशंस हैं, सोसाइटी में एक जेंडर होती है ना, उसको ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हम किसी को ट्रीट करेंगे, अगर हम एक मैन को अकॉर्डिंग टू द रूल्स और द लाइफस्टाइल ऑफ अ वुमेन, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे तो वो उसका बिहेवियर भी वुमेन की तरह हो जाएगा और वो भी एक वुमेन बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी वुमेन पैदा नहीं होता बल्कि उसको बना दिया जाता है। जब हम किसी को इतना सप्रेस करते हैं, मुझे पता है कि हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक कोई लड़की है तो वो लड़की ही रहती है, लेकिन इस कोटेशन को आप बस थ्योरी तक ही रखें, ठीक है। लिमिट इसकी बस थ्योरी तक है, अपने ऊपर इसको अप्लाई ना करें। वी आर अ वुमेन एंड मुझे तो प्राउड है कि मैं एक वुमेन हूँ, ठीक है। लेकिन मैं वुमेन नहीं हूँ, आई एम अ गर्ल, ठीक है। वुमेन भी होंगे कभी, लेकिन अभी हम गर्ल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है इनकी।
इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि द सेकंड सेक्स को बाइबल ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, ठीक है, कि बाइबल का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिश्चियनिटी में। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव में, जिसमें वुमेन के राइट्स के बारे में कहा गया, इसीलिए इसे बाइबल ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल, कौन सी चीज़ों के बारे में कहा गया था इसमें? लीगल इक्वालिटी, ठीक है, कि वुमेन को लीगल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? सच एज प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। लीगल इक्वालिटी क्या हो सकती है कि उसको प्रॉपर्टी में जितना पार्ट कहा गया है उतना मिलना चाहिए। जैसे एक जो होता है वो होता है गर्ल का और 2 पार्ट्स होते हैं सन के, ठीक है, एक डॉटर का एक और सन के 2। इस तरह प्रॉपर्टी के राइट्स भी उनको मिलने चाहिए एंड एक्सेस टू एजुकेशन। और ये भी कहा गया कि उनको एजुकेशन भी मैन के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए जितनी एक मैन को होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सिमन डी बोर, ठीक है, साइमन भी कह सकते हैं, सिमन डी बोर डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस क्या है? इसमें जो है उन्होंने कहा है कि वुमेन जो है वो अदर हैं, मेन पार्ट सोसाइटी का है मेल और जो फीमेल है वो अदर हैं, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने अपनी बुक द सेकेंड सेक्स में दिया था, ठीक है। और ये जो कोटेशन है ये भी इनकी इसी बुक की है, ठीक है। और अदर में उन्होंने क्या कहा है कि वुमेन इज कंसिडर्ड एज अदर, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज अदर इन द सोसाइटी। मेल्स आर सुपीरियर बट द फीमेल इज इन्फीरियर एंड वी कैन से अदर। जो वुमेन है वो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, ऐसे समझा जाता है। और उनको उनके इन्हीं वाले रूल्स को और इन्हीं राइट्स को अचीव करने के लिए फेमिनिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फेमिनिज्म बेसिकली एक वेस्टर्न मूवमेंट है, पहले वेस्ट में आई, नॉर्थर्न कंट्रीज़ में तो कहीं अब आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये जो राइट्स हैं, ये जो फर्स्ट वेव है ये बेसिकली वाइट वुमेन की थी और वाइट वुमेन के राइट्स के लिए थी, ठीक है। अभी भी जो ब्लैक वुमेन है उनको इतना कुछ खास पूछा नहीं जा रहा था। तो ये हमारी फर्स्ट मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम जाते हैं फर्स्ट वेव के, अब हम जाते हैं सेकेंड वेव पे, ठीक है। सो लेट्स मूव। Okay, so this one is all about the second wave. Second wave feminism emerged in 1960s, ठीक है। इसका वो स्पैन कितना है, टाइम स्पैन 1960s to 1980s, ठीक है, coinciding with the sexual revolution of the era। इसमें ज़्यादातर जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन है उस पर फोकस किया गया था, ठीक है। इट एड्रेस्ड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है, कि उनको प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड सारा, ठीक है, कि एक वुमेन डज शी वांट अ बेबी और नॉट, ठीक है, वो उसकी चॉइस है, उसकी बॉडी है, उसी की मर्जी है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि वर्क प्लेस जॉब पे एम्प्लॉयमेंट में जो जॉब करती हैं वुमेन, उनको जो है उनकी वेजेस बहुत लो होती हैं इन एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। जो मैन हैं उनको ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सैलरीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन फीमेल की कम होती है। तो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया, ठीक है, फ़र्क को। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर रूल्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, कि जो औरतों पे जुल्म किया जाता था, और स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, जो एक फिक्स स्टीरियोटाइप का मतलब है कि एक हम देखते हैं एक औरत है, ओके, इसका काम है इसने घर में बंद रहना है, घर के काम करने हैं, यही इसकी लाइफ है और यही इसका रोल है। ये स्टीरियोटाइप हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो गई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकेंड वेव में हमें बताया गया कि वुमेन को भी जॉब के राइट्स मिलने चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करना चाहिए, सेक्सुअल रेवोल्यूशन आनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स आने चाहिए। द कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो स्पीड अप करती है, किसी चीज़ को तेज़ करती है। तो कौन सी चीज़ थी जिसने सेकेंड वेव को राइज किया? द बेटी फ्रेडेंस एक राइटर है, 1963 में उन्होंने बुक लिखी थी द फेमिनाइन मिस्टीक, ठीक है, The feminine mystique, which criticized the post-war belief that a woman's role was to marry and bear children, ठीक है। इस बुक में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसे क्रिटिसाइज किया? इस आइडिया को वर्ल्ड वार के बाद की, ठीक है, क्योंकि हम टाइम पीरियड क्या है 1914, वर्ल्ड वार तो हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो चुकी थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पोस्ट वर्ल्ड वार के बिलीफ में इसमें इसको ख़त्म किया गया कि जो वुमेन है उनका रोल बस क्या है कि वो शादी करें एंड बेयर अ चिल्ड्रन, ठीक है, कि बस उनके बच्चे हैं और शादी करें, यही वुमेन का रोल है। द फेमिनाइन मिस्टीक जो कि बेटी फ्रेडन ने लिखी है, इसमें इस कॉन्सेप्ट को मैरी और बेयर चिल्ड्रन को क्रिटिसाइज किया गया कि वुमेन का रोल बस इतना नहीं है, वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था इस वेव में? द कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड।
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, टैबलेट है, वो इंट्रोड्यूस हुई थी। ये कौन सी टैबलेट होती हैं? जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, विच गेव वुमेन कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज, ठीक है, जिनके थ्रू, इन टैबलेट के थ्रू वुमेन अपनी बॉडी को, अपनी पावर ओवर देयर चॉइस, ठीक है, वो अपनी पावर को, वो उनकी चॉइस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वो बेबी चाहती हैं या नहीं, वो इसको कंट्रोल कर सकती थी, और वेदर दे वांटेड टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है, वो चिल्ड्रन चाहती हैं या नहीं, उनकी चॉइस, वो चॉइस कर सकती थी उनको क्या चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट मूवमेंट और द वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, ठीक है। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट इसे इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी वेव स्टार्ट हो रही थी, ये बेसिकली वाइट वुमेन ने ये जो है वेव स्टार्ट की थी, ठीक है। सेकंड, इसमें क्या था कि अमेरिका में ये भी स्टार्ट हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि वुमेन को उनके राइट्स मिलने चाहिए। पहली वेव में बस बात की गई थी, इतनी ज़्यादा इंटेंस वेव नहीं थी वो। सेकंड वेव में कहा गया कि वुमेन को ये सारे राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा इंटेंस थी। फर्स्ट वाली वेव से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए जा रहे थे। सोसाइटी की जो थोड़ा सा ब्लैक वुमेन की तरफ भी देखा जा रहा था, जो ब्राउन पीपल हैं उनके राइट्स के बारे में भी बात की जा रही थी, ठीक है, इसलिए इसको सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी कहा जाता है, जो कि सोसाइटी बेस्ड थी। फर्स्ट वाली में ज़्यादातर पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल, लीगल, प्रॉपर्टी, वोट कास्टिंग, ठीक है, सारा कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड। लेकिन सेकंड में क्या था? सोशल, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, सोसाइटी की बात है ना कि कैसे घरों में जुल्म किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ, ठीक है, तो ये सोसाइटी से रिलेटेड है, इसलिए इसे सोशल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। द सेकेंड वेव सॉ द राइज ऑफ वुमेन लिबरेशन मूवमेंट एंड कॉन्शियसनेस राइजिंग ग्रुप्स, ठीक है, इसमें क्या था? वुमेन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी, जो वाइट वुमेन है, इसलिए इसको वुमेन लिबरेशन मूवमेंट भी कहा जाता था कि वुमेन की आज़ादी की मूवमेंट है। और कॉन्शियसनेस रेजिंग भी इसे कहा जाता है, कॉन्शियसनेस रेजिंग मूवमेंट। इसमें क्या था कि वुमेन जो घर में बंद वुमेन है, उनको क्या पता कि हमने क्या करना है, उनको भी अलर्ट किया जा रहा था, वो भी कॉन्शियस हो रही थी अपने राइट्स के लिए कि हमें ये राइट्स मिलने चाहिए अपने घर में, तो इसे कॉन्शियसनेस राइजिंग ग्रुप भी कहा जाता है, वेव भी कहा जाता है। वुमेन केम टुगेदर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, वाइट वुमेन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तो प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो जब वो इकट्ठी होती थी तो वो मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करती थी, ठीक है, तो जिसको लेके फॉस्टर सेंस ऑफ सॉलिडारिटी एंड एम्पावरमेंट, जिसमें वो एक मुतहद और एम्पावरमेंट यानी कि मेल पे पावर गेन करना चाह रही थी, इकट्ठी होकर वो अपनी आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर कर रही थी और ज़्यादा पावरफुल बन रही थी, ठीक है। तो सेकेंड वेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन था, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है, ये स्लोगन था सेकेंड वेव का। अ फेमस स्लोगन ऑफ द सेकेंड वेव वाज द पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या है? दिस आइडिया हाईलाइटेड द कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड द ब्रॉडर सोसाइटल स्ट्रक्चर ऑफ द पावर एंड ऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब है द पर्सनल इज पॉलिटिकल? अब मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, एक वुमन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, तो क्या है वो उसकी पर्सनल लाइफ है कि उसके घर में इस पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन जब एक घर में एक पर्सनल यानी कि फीमेल के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होगा उसके घर वालों का, उसके फैमिली मेम्बर्स में जो मेल्स हैं उनका, तो वो अपने चिल्ड्रन की जो एक नरिशमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी। वो उनको राइज करते हुए एक बच्चा जो देखेगा वो वही सीखता जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसे ही कितने सारे बच्चे, अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो ये सोसाइटी की बात बन जाएगी। तो जो सोशल होता है बाद में वही पॉलिटिकल लेवल पे उन्हीं को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की जाती हैं, रूल्स लॉ बनाए जाते हैं। इसीलिए एक फीमेल का मसला पूरी वर्ल्ड की फीमेल का मसला बन जाता है थ्रू द मीडिया, थ्रू द न्यूज़, ठीक है, जब हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो इसी तरह से एक फीमेल का जो इशू है वो पॉलिटिकल बन जाता है। इसीलिए ये स्लोगन था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसमें उन्होंने जैसे बताया कि ये कनेक्ट करता है कौन से आइडियाज़ को, एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को विद द सोसाइटियल स्ट्रक्चर, जिससे सोसाइटी बनती है। अगर एक डिप्रेस्ड सोसाइटी होगी वो इंडिविजुअल की वजह से है ना, कि अगर हर इंसान दुखी है अपने अपने घर में तो सोसाइटी भी डिप्रेस होगी, जिसमें ना पावर होगी और ऑपरेशन होगा, मतलब जुल्म होगा। फेमिनिस्ट एम्फसाइज द इशू लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एंड जेंडर रोल्स, ये रूल्स नहीं है, जेंडर रोल्स, ठीक है, असूल वाला रूल होता है और ये रोल्स होता है, करेक्टर, वर नॉट जस्ट पर्सनल मैटर बट रिफ्लेक्ट लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। जब तक जेंडर में हमारी सेक्सेस में इक्वालिटी नहीं होगी
तो सोसाइटी कैसे ग्रो अप करेगी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो होती है वो पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड वेव थी। अब हम मूव करते हैं थर्ड वेव की तरफ। Okay, so this is all about the third wave. The third wave is continuation and the reaction to perceived failures of second wave in feminism. Started in 1990s, ठीक है। अभी तक हमारी थर्ड वेव भी चलती जा रही है। कोई कहता है फोर्थ वेव आ गई है, कोई कहता है थर्ड वेव ही चलती जा रही है। अब थर्ड वेव क्या है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ये कंटिन्यूएशन है। कुछ चीज़ें ऐसी जो सेकेंड वेव में स्टार्ट हुई थी उन्हीं को कंटिन्यू किया गया थर्ड वेव में, ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के पॉइंट्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिनाई किया गया और इसलिए ये एक रिएक्शन भी है थर्ड वेव के लिए, जिसमें इनके फेलियर्स को ख़त्म किया गया कि सेकेंड वेव क्यों फेल हुई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडिकल फेमिनिज्म। इसे रेडिकल फेमिनिज्म भी कहा जाता है, जिसमें सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया, रूट्स चेंज कर दी गई सोसाइटी की। ऐसे वर्क्स लिखे गए जिसमें ट्रेडिशन को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा, इसमें थर्ड वेव में कहा जाता है रेडिकल फेमिनिज्म में, कि पेट्रार्की को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, मेल्स को ख़त्म कर दिया जाए, बस वुमेन की गवर्नमेंट होनी चाहिए, सारा कुछ वुमेन का होना चाहिए, उन्हीं की हुकूमत होनी चाहिए। रेडिकल फेमिनिज्म इज अ पर्सपेक्टिव विद इन फेमिनिज्म इन विच मेल सुप्रीमेसी इज एलिमिनेटेड, ठीक है। मेल सुप्रीमेसी खत्म, मेल इज नॉट सुपीरियर एनी मोर इन ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट सीक टू अबॉलिश पेट्रार्की, ठीक है। अबॉलिश का मतलब है खत्म कर देना पेट्रार्की को, बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तमाम इंस्टीट्यूशन से, तमाम सोशल नॉर्म्स ट्रेडिशन से मेल को ख़त्म कर देना, गायब कर देना, रादर देन थ्रू अ प्योरली पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। द फेज थर्ड वेव फेमिनिज्म वाज कॉइंड इन 1992 बाय रेबिका वॉल्कर, ठीक है। रेबिका वॉल्कर ने 1992 में थर्ड वेव का ये जो फ्रेज है इसे स्टार्ट किया था, ये वर्ड कॉइन किया था, थर्ड वेव फेमिनिज्म, इस फ्रेज को, ठीक है, रेबिका वॉल्कर ने कॉइन किया था 1992 में, ठीक है। तो थर्ड वेव को रेडिकल फेमिनिज्म मैंने आपको बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया, बिल्कुल एक इंटेंस वेव थी ये। कुछ इसकी नेगेटिविटी भी है, ठीक है। ये मैंने एक लेंथी वीडियो बनाई है, एक दो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर बल्कि मेरे पास काफ़ी कोटेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने चाहिए फेमिनिज्म की वेव के, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ आ जाता है तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड वेव एक रेडिकल वेव थी जिसमें कहा जा रहा था कि पेट्रार्की को ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर क्या इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक नेगेटिव है ना, कि मेल्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मेल भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो इसी तरह की काफ़ी कोटेशंस भी हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियोस में वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। इसे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी कहा जाता है। दिस फेमिनिज्म एग्जामिन्स द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड कॉलोनियलिज्म, हाईलाइटिंग द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन कॉलोनाइज्ड रीजन, ठीक है। जो कॉलोनाइज्ड रीजन है उसमें भी जो ब्लैक वुमेन है जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको उनके रूल्स नहीं दिए जाते, उसके बारे में लिखा गया और उसी के बारे में वर्क किया गया ज़्यादातर थर्ड वेव में, इसलिए इसको पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी कहा जाता है। बेसिकली मैंने एक अभी कुछ पढ़ा था, बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन, हाँ जी, टोनी मॉरिसन का वर्क है, बिलव्ड नॉवल है, जिसमें मैं उसका पढ़ रही थी, उसका पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। तो उसी में मैंने कुछ पॉइंट पढ़े, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बताना कि इसको पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी कहा जाता है थर्ड वेव को, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये रेडिकल है। मतलब वाइट वुमेन से कंप्लीट हमारा फोकस किस पे चला गया, ब्लैक वुमेन पे, कि उनको भी उनके राइट्स मिलने चाहिए। जो उनके ऊपर इतना सारा जुल्म हो रहा था ना, उनको उनके रूल्स नहीं, वो राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। उसके बाद क्या है, रेडिकल फेमिनिज्म वांटेड टू रीशेप सोसाइटी इंटायरली, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ही चेंज कर देना सोसाइटी को, सोसाइटी की रूट्स को ही चेंज कर देना, मेल की सुप्रीमेसी को ख़त्म कर देना, सेइंग दैट द सिस्टम वाज इनहेरेंटली पेट्रार्कल, ठीक है। सोसाइटी में क्या कहा जाता था कि जो सिस्टम है वो स्टार्ट से पेट्रार्कल चलता आ रहा है, जो मेल है वो हमेशा से डोमिनेंट है सोसाइटी में, इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये कि कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए बात की गई, कॉलोनाइज्ड वुमेन के लिए, ठीक है, उनकी जेंडर, सेक्स, उनके जो जिस बात पे भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है उन सबको ख़त्म किया गया। थर्ड वेव और सेकंड बात हमारी क्या थी कि जो पेट्रार्की है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया थर्ड वेव में। थर्ड वेव फेमिनिज्म ऑल्सो बिकेम मोर कॉन्शियस ऑफ रेस, ठीक है, रेस, कलर, ये सब जो हैं इसमें किसमें बात की जाती है, थर्ड वेव में। कॉलोनाइज्ड रीजन में जो ब्लैक पीपल हैं उनकी रेस, उनकी कलर, उनका जेंडर, इन सब डिफरेंसेस को ख़त्म किया गया। किम्बरले क्रेंशा, ठीक है, किम्बरले क्रेंशा, अ जेंडर एंड क्रिटिकल रेस स्कॉलर, ये ज़्यादातर जेंडर और रेस के बारे में लिखते हैं। कॉइंड द फ्रेज इंटरसेक्शनैलिटी, इन्होंने ये वाली टर्म जो है
वो कॉइन की थी इंटरसेक्शनैलिटी इन 1989। फेमिनिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये वो रिलेटेड है किससे, थर्ड वेव से, ठीक है, सॉरी मुझे इस पॉइंटर से लिखना नहीं आता, थर्ड वेव से रिलेट करती है इंटरसेक्शनैलिटी, ठीक है। किसने कॉइन की ये टर्म, क्रंशा ने, ठीक है, 1989 में। द टर्म रिफर्स टू हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन लाइक दोज बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेस। इंटरसेक्शनैलिटी में किस पे बात की गई, क्लोनलाइज्ड रीजन में किस तरह से कलर, रेस, एजुकेशन, इन सब की बेस पे वुमेन को इंफीरियर समझा जाता है, ठीक है। इन सब को ख़त्म किया गया इंटरसेक्शनैलिटी में। अकॉर्डिंग टू मेल वेरिएंट द वर्ड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ फीमेल वर्ड, ठीक है, कि फिर जो मेल वेरिएंट ऑफ द वर्ड है उसको ख़त्म करके एक्सप्लोर किया जाए फीमेल वेरिएंट को, कि फीमेल किस तरह से इस दुनिया में सर्वाइव करती हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह से फेमिनिज्म को राइज किया जा रहा था, फेमिनिज्म की मूवमेंट को, वो भी सारा मीडिया का रोल भी थर्ड वेव में ही बताया गया था, ठीक है। इक्वल राइट्स फॉर एवरी वुमेन फॉर फ्रॉम एवरी सोशल कल्चर एंड एवरी एथनिक ग्रुप, ठीक है। वुमेन किसी भी क्लास से, मिडिल क्लास से, लो क्लास से, किसी भी क्लास से बिलोंग करती हैं, उनकी रेस क्या है, उनका कलर क्या है, किस कंट्री से हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी में उन्होंने कहा गया कि सब कुछ फेक है, सब कुछ मीनिंगलेस है, हर कोई भी वुमेन हो उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना घूम गई हूँ इतना ज़्यादा बोलने के बाद। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये भी कुछ दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एंड्रोटेक्स्ट एंड गाइनोटेक्स्ट। दीज कॉन्सेप्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरिस्ट हेलन कोएक्सिस, ठीक है। हेलन कोएक्सिस ने ये टर्म्स ड्राइव की हैं अपने द लाफ ऑफ द मेड्यूसा द लाफ ऑफ मेड्यूसा इनका एक इम्पोर्टेंट ऐसे है, उसमें उन्होंने ये टर्म डिराइव की हैं, एंड्रोटेक्स्ट एंड गाइनोटेक्स्ट, 1975 में। द टर्म एंड्रोटेक्स्ट का मतलब है कि मेल डोमिनेटेड, मेल सेंटर्ड जो भी लिटरेचर में वर्क लिखा जाता है, मेल ऑथर्स ऑफन राइट फ्रॉम अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, प्रेजेंटिंग देयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ड एंड फीमेल कैरेक्टर्स फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव, ठीक है। कोई भी लिटरेचर का ऐसा वर्क जिसमें हम फीमेल के बारे में लिखते हैं या फिर वर्ड के बारे में कि एक मेल एक वर्ड को कैसे देखता है, सारा कुछ लिखा जाता है, उसे एंड्रोटेक्स्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू मेल। गाइनोटेक्स्ट क्या है, गाइनोटेक्स्ट रेफर्स टू राइटिंग दैट प्रेजेंटिंग फीमेल सेंटर्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, वुमेन के एक्सपीरियंसेस को लिखा जाता है, उसके डिज़ायर्स को, उसके इमोशंस को, जिस भी लिटरेरी वर्क में लिखा जाए वो होता है गाइनोटेक्स्ट, ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फेमिनिज्म में, जो मैंने आपको पहले बता दी, जो कि रिलेट करती है थर्ड वेव से, कि किसी भी कलर पे, रेस पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंड्रोटेक्स्ट एंड गाइनोटेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ी सी कोटेशंस हैं, 3-4 जो मैंने ऐड की हैं, आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं अगर आपको फेमिनिज्म पे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। पहली कोटेशन है सिमन डी बोअर की, ठीक है, साइमन और सिमन डी बोअर। I am too intelligent, too demanding and too resourceful for anyone to be able to take charge of me entirely. No one knows me or loves me completely. I have love my own self, ठीक है। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये एक लड़की हैं, ठीक है। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत डिमांडिंग हूँ, बहुत रिसोर्सफुल हूँ, यानी कि बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं अपनी केयर सब कुछ अपने लिए खुद कर सकती हूँ। आई कैन ओनली टेक चार्ज ऑफ मी इंटायरली, ठीक है, मैं खुद अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ। नो वन लव्स मी मोर देन आई डू, ठीक है, कोई मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता। आई हैव ओनली माई सेल्फ, ठीक है, कि यानी कि मैं खुद ही काफ़ी हूँ अपने लिए। सेकंड कोटेशन है हमारे पास, एज लॉन्ग एज शी थिंक्स ऑफ अ मैन नोबडी ऑब्जेक्ट टू अ वुमेन्स थिंकिंग, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ क्या कहती हैं कि वुमेन को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जब भी वो किसी मेल के बारे में सोचे ना, तब कोई किसी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वुमेन क्या कर रही है, मेल सोसाइटी की बहुत जो सुपीरियर है पर्सनालिटी मैन, उसके बारे में सोच रही है, ठीक है। तो ये कोटेशन भी क्रिटिसाइज करती है पेट्रार्की को, कि अगर हम कुछ भी सोचें वो गलत है, लेकिन अगर हम मैन के बारे में सोचें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। थर्ड कोटेशन है, आई हेट टू हेयर यू टॉक अबाउट ऑल वुमेन इफ दे वर ऑल फाइन लेडीज इंस्टेड ऑफ रैशनल क्रिएचर। जेन ऑस्टन कहती हैं इस कोटेशन में कि मुझे नफरत है जब बात की जाती है कि सारी औरतें एक जैसी हैं, जबकि वो रैशनल क्रिएचर्स हैं, सब एक इंडिविजुअल हैं, सबकी अपनी थिंकिंग है, अपने इमोशंस हैं, अपनी थॉट्स हैं, ठीक है। तो वो सब बस फाइन लेडीज नहीं है कि बस एक वुमेन है घर में काम कर रही है, नो, शी हैज़ हर ओन थॉट्स, ठीक है। ओफ, आई एम जस्ट टायर्ड,
ओके, मैं थक गई हूँ। फेमिनिज्म इज द रेडिकल नोशन दैट वुमेन आर ह्यूमन बींग्स, चेरिस क्रामरे, ठीक है। ये इनकी कोटेशन है जिसमें वो कह रही हैं कि फेमिनिज्म एक रेडिकल नोशन है, रेडिकल यानी कि चेंजिंग, जिसमें क्या कहा जाता है कि वुमेन भी एक ह्यूमन बींग्स है, वो डिफरेंट है मैन से। नेक्स्ट कोटेशन है रेबिका वेस्ट की। ओके, तो जो हमारी लास्ट कोटेशन है वो है रेबिका वेस्ट की। आई माई सेल्फ हैव नेवर बीन एबल टू फाइंड आउट प्रिसाइजली वर्ड फेमिनिज्म इज। वो कहती हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि फेमिनिज्म क्या है। आई ओनली नो दैट पीपल कॉल मी अ फेमिनिस्ट व्हेन एवर आई एक्सप्रेस सेंटिमेंट्स दैट डिफरेंशिएट मी फ्रॉम अ डोरमैट, ठीक है। इसमें वो क्या कह रही है कि मुझे नहीं पता फेमिनिज्म क्या है, मुझे बस लोग फेमिनिस्ट कहते हैं जब भी मैं अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को शो करती हूँ जो डिफरेंट हैं, दूसरी औरतों से डिफरेंट हैं। जब भी मैं अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करती हूँ, लोग कहते हैं कि ये फेमिनिस्ट है, ये औरतों के राइट्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी। अब मैंने आपको जो बेसिक पॉइंट्स थे सारे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वन जोन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में फेमिनिज्म की थ्योरी में, क्योंकि वो कहती हैं कि एक वुमेन को उसका अपना रूम मिलना चाहिए। तो अपने इस नॉवल में भी उन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बात की है। और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, मैं आपको साथ साथ बता दूंगी किसमें, शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है। एलेन शोवाल्टर की एक बुक है गाइनोक्रिटिसिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने यही टर्म डिराइव की है गाइनोक्रिटिसिज्म, जिसमें ऐसी स्टडी जिसमें वुमेन को क्रिटिसाइज किया जाए या वुमेन के राइटर्स के बारे में लिखा जाए, उसे कहते हैं गाइनोक्रिटिसिज्म, ठीक है। जैसे हमने गाइनो टेक्स्ट पढ़ा, जो कि टेक्स्ट वुमेन के बारे में लिखा जाता था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी होंगी इसी में, आपकी इसी वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, और हमारे साथ रहें। वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर सारा कुछ करते रहें ताकि आपके पास नेक्स्ट वाली वीडियोस आ जाएं। फेमिनिज्म में और भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे पेट्रीसाइड आता है और मेट्रीसाइड आता है, इस तरह के रिलेशनशिप्स। पेट्रीसाइड में मेल का रिलेशनशिप आ जाता है, मेट्रीसाइड में फीमेल का आ जाता है। और बहुत सारे, इतने सारे राइटर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप गूगल से कितने सारे राइटर्स को लिखना चाहते हैं अपने क्वेश्चन में, जितना ज़्यादा आप अपनी थ्योरी को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। वैसे आई थिंक जितना मैंने मटेरियल इस वीडियो में दिखा दिया है ये आपके क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ नीचे मेंशन करने वाली थी वेबसाइट्स, मैंने सोचा था कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जिन जिन वेबसाइट से मैंने ये मटेरियल इकट्ठा किया है, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो बहुत सारी हैं, मैंने इतनी सारी वेबसाइट से सर्च करके ये मटेरियल इकट्ठा किया है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं फेमिनिज्म थ्योरी इन पीपीटी स्लाइड्स एज अ पीडीएफ, ठीक है। तो काफ़ी सारी टर्म्स आपको मिल जाएंगी इसी तरह से, कुछ स्लाइड्स में, कुछ पीडीएफ में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, अल्लाह हाफिज़।